अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। गुज़िश्ता 12 घंटे की सबसे अहम डेवलपमेंट बिलाशुबा वही है जहां हम देखते हैं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी रावलपिंडी ने यह दावा किया है कि उसने अडयाला जेल के करीब से 3 ऐसे दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। एक अनमार्क्ड किस्म की बिल्डिंग जिसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं था। और ये कैसे दहशतगर्द थे जिनका ताल्लुक, सीटीडी का कहना यह है कि अफगानिस्तान से है। इनके पास एक्सप्लोसिव यानी कि धमाका करने वाला मवाद था। इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, असला इनके पास था। और सबसे बढ़ के जो अजीब चीज है कि इनके पास अडयाला जेल के मैप्स और नक्शे थे। और सीटीडी जो है वो उन्हें किसी नामालूम मुकाम पे इन्वेस्टिगेशन और तहकीक करने के लिए ले गई। ये कैसी डेवलपमेंट है जैसे अभी तक पाकिस्तान के अंग्रेजी के बड़े अखबार दी डॉन और ट्रिब्यून ने इसे छापा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के बाद टेलीविजन चैनल्स ने इस हवाले से रिपोर्ट जरूर किया। कुछ फुटेज भी दिखाई है जहां सीटीटी लोगों को गिरफ्तार कर रही है। पाकिस्तान के उर्दू के बड़े टेलीविजन चैनल दुनिया न्यूज़, जिससे मैं बहुत हद तक देर तक वाबस्ता रहा हूँ, उसकी वेबसाइट के ऊपर ये स्टोरी की तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। यही तफसीलात सभी लोगों के पास हैं, वो मैं आपको साइट पे दिखाता हूँ। और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन एनालिस्ट जो लंदन से अपना वीलॉग करते हैं, जनाब साबिर शाकिर साहब, उन्होंने चंद घंटे पहले अपने वीलॉग के अंदर इसका उन्होंने इंकशाफ भी किया। उस वक्त उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। छोटा सा ये उनका वीलॉग है जिसके शुरू के ही पहले चंद मिनटों में उन्होंने वो फुटेज भी दिखाई है। और मेरी कोशिश है कि फुटेज में यहाँ पर स्क्रीन पे राइट साइड पे आपको दिखाऊं, जिसमें साबिर शाकिर साहब के पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीटीडी के नौजवान जो हैं और अफसर, इन 3 लोगों को जिनके सर के ऊपर उन्होंने हुड पहना रखे हैं, उनके चेहरे कवर कर रखे हैं, उन्हें वहां से गिरफ्तार कर रहे हैं, एक बिल्डिंग से बाहर निकाल रहे हैं और उनको लेकर जा रहे हैं। साबिर शाकिर साहब ने अपने इस वीलॉग के अंदर ये भी कहा, साइटिंग जनाब लतीफ़ खोसा साहब, वकील जो है बहुत सीनियर, तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, लाहौर से अपना 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 अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने जीती है ख्वाजा साद रफीक साहब के मुकाबले में। और साइटिंग द सोर्स ऑफ लतीफ़ खोसा, साबिर शाकिर साहब ने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि द फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान जनाब बुशरा बीबी, इमरान खान की अहलिया जो है, उनकी तबीयत भी नासाज है। उन्हें उल्टियाँ लगी हुई हैं। ये इल्ज़ाम लगाया है लतीफ़ खोसा साहब ने कि उन्हें बनी गाला में कुछ दोबारा से खिला दिया गया है। ये बहरहाल उनका कहना है। ये साबिर शाकिर साहब के उसमें डिटेल्स है। अब ज़रा यहाँ पे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट खड़े हो जाते हैं। जो फैक्ट्स अब तक सामने आए हैं वही फैक्ट जो दुनिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किए हैं, वही फैक्ट जो बास टेलीविजन चैनल्स ने रिपोर्ट किए हैं, जो साबिर शाकिर साहब ने रिपोर्ट किए हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। लेकिन अब आ जाती है इसकी डॉट कनेक्टिंग और इसका एनालिसिस कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू वी मेक सेंस ऑफ ऑल दैट। इसमें चंद पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं। पहला जो पॉइंट हमें समझने की जरूरत है कि पंजाब की रावलपिंडी की सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अमेरिका की सीआईए नहीं है। ये अमेरिका का एफबीआई भी नहीं है। ये बरतानिया का MI6 भी नहीं है। ये बरतानिया के MI5 भी नहीं है। ये कोई ब्रिटिश स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस भी नहीं है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कैपेसिटी के बारे में भी बहुत से सवालात और शकूक हैं। और इसकी प्रोफेशनल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस जो है वो भी अबव बोर्ड नहीं है। एक आम तासुर कम अज़ कम यही है कि सीटीडी वही कुछ करती है जो पाकिस्तान के जो जिसको हसास इदारे कहते हैं, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस सेटअप है उसका मुकम्मल कंट्रोल है सीटीटी के ऊपर। और सीटीटी की कोई अपनी ऐसी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है कि ये उनकी मर्जी, मंशा, हिकमत और डायरेक्शन के बगैर कुछ कर सके। लेकिन जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, इसे आप पाकिस्तान के हसास इदारों की ही एक कार्रवाई के तौर पे, ये डिस्कवरी भी अगर ये है तो उसको उसी हवाले से आपको देखना पड़ेगा। अब जहन में ये भी चीज़ें आती हैं कि मैं आपको याद करवाऊंगा कि किस तरह 2007 के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बार बार पाकिस्तान के हसास इदारों का ये दावा था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हो गई 27 दिसंबर 2007 में, और उसके बाद जितनी भी उसके हवाले से जो कुछ भी छपा और जो क्लेम्स किए गए, और 2 किताबें कम अज़ कम लोगों ने लिखी। एक सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखी, एक और साहब थे, उन्होंने बहुत मोटी मोटी उर्दू की किताबें लिखी जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के प्लॉट में। लेकिन जो उसमें अनफॉर्चुनेट एलिमेंट था वो ये था कि जहाँ बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल्स दी गई हैं, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, वहाँ जो प्रिंसिपल क्वेश्चन था
कि कौन सी फोर्सेस और ताकतें थीं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रास्ते से हटाना चाहती थीं पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में। उनको रास्ते से हटाने से किसको फ़ायदा हुआ, और जो ये पूरा एक मफरूज़ा जिसको मैं कहता हूँ कि अफ़गान तालिबान, इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनको पकड़ा होगा उन्होंने ही किया होगा, वो जो एतज़ाज़ शाह लड़का था सब कुछ था। लेकिन ये कि कौन उनको करवाने वाला था, बैतुल्लाह महसूद को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने से क्या फ़ायदा होता। टीटीपी के साथ वैसे भी अफवाज पाकिस्तान की लड़ाई जो है वो जारी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ताकत में आके टीटीपी को बहुत ज़्यादा गुज़रन या नुकसान जो है वो पहुंचा सकती। जो प्रिंसिपल क्वेश्चन था कि वो कौन सी पावर्स थी जो बेनज़ीर भुट्टो को रास्ते से हटा के फ़ायदा उठाना चाहती थी, वो दोनों ही किताबों के अंदर को ठीक तरह से उसको एड्रेस नहीं किया गया। मैं एक और आपको याद करवाऊंगा कि अक्टूबर 2022 में इमरान खान के हवाले से वकार सत्ती एक जर्नलिस्ट हैं, और भी बहुत से लोग, वो अकेले नहीं थे, ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान ने फलां तकरीर में जो जुमले बोले हैं वो ब्लास्फेमी की जद में आते हैं। उसके बाद ये थी कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो सकता है। फिर जब इमरान खान के ऊपर 3 नवंबर 2022 में वजीराबाद के करीब कातलाना हमला हुआ, जिसे वो जो शख्स था नवीद वल्द मोहम्मद बशीर जो था, उसने क्लेम भी यही किया। उसने कहा कि चूंकि इमरान खान ने अपनी तकरीर में ब्लास्फेमी की थी, इसलिए मैं इमरान खान को जान से मार देना चाहता था। मैं ये चाहता हूँ कि ये बड़ी क्लैरिटी हो। मुझे बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर ज़राए इब्लाग के अंदर और जो एक आम बयानिया होता है उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की बड़ी कमी है। लोगों में शायद इतनी कमी नहीं है जितनी पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी जो दुश्मन थे और जो नवाज इमरान खान के भी दुश्मन हैं, वो दोनों के दुश्मन जो हैं वो कोई अफ़गान तालिबान नहीं है, अफ़गान मुजाहिदीन नहीं है। उनके दुश्मन अफ़गानिस्तान में नहीं बैठे हुए, उनके दुश्मन रॉ नहीं है, उनके दुश्मन CIA नहीं है, उनके दुश्मन FBI नहीं है, उनके दुश्मन MI6 और MI5 नहीं है। यहाँ पर एक आइडिया प्लांट करने की कोशिश की जा रही है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आए हुए हैं, अडयाला जेल के उनके पास मैप्स है। एक अजीब बच्चों की दुनिया किस्म की चंदा मामू वाली जो कहानी होती है तिलस्म होशरुबा की, कि कोई आ गए हैं दुश्मन, वो मुल्क के पाकिस्तान के दुश्मन हैं, रियासत के दुश्मन हैं, वो कयास मचाना चाहते होंगे, इमरान खान को टारगेट करना चाहते होंगे। दिस इज प्रिसाइजली कि इस पूरे वाक़े के साथ जो आपके जहनों में जो तासुर उभरता है, जो आपके जहन में एक आइडिया आपके जहन में प्लांट होता है, वो प्रिसाइजली ये है। मुझे बहुत शक है कि जिनको पकड़ के ले गए हैं इसके बारे में कोई बाद में आपको खास डिटेल शायद पता भी ना चल सकें कि ये कौन थे क्या थे। और वैसे भी पाकिस्तान में जब भी इस किस्म की कोई चीज़ होती है तो कभी भी आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब उसका जो है वो नहीं मिल सकता। कभी भी हकीकत जो है वो क्लियर नहीं होती, अनलाइक दी वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ एक एक चीज़ के बाल का खाल जो है वो उतारा जाता है। यहाँ सिर्फ एक आइडिया प्लांट किया गया है कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, नामालूम अशखास, नामालूम एलिमेंट से जो अफगानिस्तान से भी आ सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ, थिंकिंग अलाउड, मैं सिर्फ डॉट कनेक्टिंग कर रहा हूँ, कि यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है इमरान खान साहब को, उनकी फैमिली को, तहरीक इंसाफ को और इमरान खान के सपोर्टर्स को और चाहने वालों को, कि भाई इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है नामालूम किस्म के अनासर से। और यह है कि, और इन अदर वर्ड्स अब इसको मजीद इंटरप्रेट करें कि इमरान खान को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अडयाला जेल आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, आप अपने आप को अडयाला जेल में बहुत ज़्यादा महफूज न समझें। बेहतर यही है कि आपकी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग और डील हो जाए जिसके नतीजे में आप अडयाला जेल से निकल के किसी महफूज मुकाम के ऊपर चले जाएं। और जैसे कि साबिर शाकिर ने अपने वीलॉग में आज भी उन्होंने इसका जिक्र किया, और पहले भी उन्होंने जिक्र किया था, कि अब तक गुज़िश्ता चंद दिनों में अडयाला जेल के अंदर 2 प्रिजनर्स को कत्ल किया जा चुका है। जरा अंदाजा लगाएं कि मैक्सिमम सिक्योरिटी किस्म का जो प्रिजन हो, वहां पर अगर प्रिजनर कत्ल हो रहे हों, चंद दिनों में 2 कत्ल हो जाएं, तो इसका क्या मतलब होता है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग और भी मैं चीज़ आपको बताऊं कि जो डील की जो बात होती है कि भाई इमरान खान को मुसलसल कहा जा रहा है कि आप डील करें, तो आपके जहन में आता है कि क्या डील करें। ज़ाहिर है मैं आपको बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीलॉग्स में कि इमरान खान से डील इस्टेब्लिशमेंट को यही चाहिए कि आप जो है कुछ अरसे के लिए किनारा कशी कर लें, आप जो है ज़रा एक्टिव मेडलिंग ना करें, आप हमें थोड़ी सी स्पेस दे दें, बनी गाला चले जाएं, आपको बेल आउट करवा देते हैं, आपको हाउस प्रिजन में आप चले जाते हैं, आप अपनी सियासत भी चलाएं। अब इसका जब मैं इसका जिक्र करता हूँ अपने वीलॉग्स में, तो मुझे शक और मुझे गुमान है कि शायद वो क्लियर नहीं होता आपके माइंड के अंदर कि किस किस्म की डील हो सकती है इमरान खान के साथ। इसका बड़ा अच्छा मॉडल जो है वो जावेद मखदूम जावेद हाशमी साहब ने गुज़िश्ता 24-36 घंटे के अंदर अपने वीडियो पैगाम के जरिए उन्होंने दे दिया। और उनकी वीडियो जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने वीडियो में दिखाई भी थी, लेकिन वो मिल भी जाएगी आपको यूट्यूब के ऊपर। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ उसका छोटा सा टुकड़ा, जिसमें मखदूम जावेद हाशमी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि उनको DG ISI ने बनस्ते नफीस खुद से उन्होंने ऑफर की कि आपको
आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी जिता देंगे, आपको पार्लियामेंट में जगह भी दिला देंगे, आपकी बड़ी सपोर्ट भी कर देंगे। और आप जो हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और जो भी आपका बयानिया है उसे आप जारी रखें। सिर्फ इतनी हमारे से डील है कि जिस वक्त हमें आपकी ज़रूरत होगी आपने हमारी मदद करनी होगी। और जो जो आईएसआई के चीफ थे उन्होंने मुझसे रब्ता किया और दो चीज़ें पेश की कि अगर आप हमारा जो एग्रीमेंट करेंगे तो फिर आपको कामयाब भी करा देंगे और उसमें ये बेशक आप अपनी सोच का आज़ार भी करते रहेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट को तो आप फ़ौरन उनके अहकामात को असम्बली में बैठे हुए भी ओबे करेंगे। तो इमरान खान को भी वो इससे ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड डील ऑफर कर सकते हैं कि आप हमारे खिलाफ बोलते रहें, मे 9 में भी बोलते रहें, सब कुछ कहते रहें, लेकिन ये है कि ये 2-4 पॉइंट्स हमारे ऐसे हैं जिसमें आप हमारे साथ कॉपरेट करें। और यही वो इशू है जहां पर ये मर्द मुजाहिद जो है, ये जो मर्द मोमिन मैं कहूँगा, विद इमरान खान का जो मर्द, ये जो इकबाल का मर्द मोमिन है यहाँ पर, कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये इमरान खान ये डील एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये मुझे इसकी समझ आती है। बहरहाल आप सब भी इसके ऊपर अपनी ओपिनियन जो है वो दे सकते हैं, लेकिन यही एक इंपॉर्टेंट सबसे इस वक्त डेवलपमेंट है। दूसरी भी छोटी छोटी बहुत सी डेवलपमेंट्स का जिक्र करता चला जाऊं कि गुज़िश्ता 24 घंटे में, 12-18 घंटे में, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने अडालत जेल के बाहर खड़े होकर, जो कि इमरान खान के वकील और प्रोफेशनल वकील हैं, वो किसी पॉलिटिकल किस्म के वकील नहीं है, उन्होंने कहा कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, ये टुकड़ा भी मैं कोशिश करता हूँ काट के आपको दिखा दूं, कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रमजान में ही इमरान खान को बेल पे जमानत पे रिहाई मिल सकती है। जिस केस से हम अभी आ रहे हैं, ये प्रोसिक्यूशन के पास आखिरी पत्ता रह गया था, ये आखिरी कार्ड रह गया था जिसको उन्होंने खेल लिया है। हम चाहते हैं जहाँ इतने केसेस आपने कंक्लूड कर लिए हैं, सजाएं दे दी हैं, इसमें भी जो आप करना चाहते हैं आप वो भी कर लें, ताकि एक ही दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम केसेस का जायजा ले ले। मैं उम्मीद करता हूँ इन दी एंड कि रमजान के अंदर मैं इमरान खान साहब की रिहाई देख रहा हूँ, मैं इमरान खान साहब को बाहर आते हुए देख रहा हूँ। और उसकी वजह ये है कि जितने भी केसेस हैं, ये साइफर का केस हो, ये तोशा खाने का केस है, या अलकादर का केस है, ये सब केसेस जो हैं, ये बेसिकली तौर पे इनमें कुछ भी नहीं रहा। इनके ऊपर जितनी बहस हुई है, कहीं पर भी प्रोसिक्यूशन अपने केस को साबित नहीं कर सकी। इस स्टेज के ऊपर इसके ऊपर पॉलिटिकल कमेंट करना खासा प्रीपोस्टरस और प्रीमेच्योर होगा, लेकिन मेरी अभी भी सेंस ये है कि अगर इमरान खान को रिहाई मिलती है रमज़ान में और ईद से पहले मिलती है, तो किसी न किसी किस्म की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यहाँ पे करनी होगी दोनों साइड के दरमियान में। और मेरा ये बहुत डीप एक सेंस ऑफ कन्विक्शन और बिलीफ है कि पॉलिटिक्स में हमेशा आपको गिव एंड टेक जो है वो करनी पड़ती है। अब वो गिव एंड टेक में असल इशू ये होता है कि आपको गिव एंड टेक किन पॉइंट्स पे करनी है। जब लोगों की डील नहीं हो पा रही होती, हैंडशेक नहीं हो रहा होता चीज़ों में, तो ये होता है कि आपको वो जो रिक्विजिट चीज़ है दोनों साइडों को, वो नहीं मिल रही होती। इसी स्टेज पे मैं सिर्फ इतना ही इसके बारे में कहना चाहूँगा। अच्छा, एक डेवलपमेंट वो भी है बहुत इंटरेस्टिंग, जहाँ वो डेवलपमेंट तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बात है कि वो एक उसकी डन डील थी, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती। जहाँ देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर जो प्रोविंशियल कैबिनेट्स हैं वो बन गई हैं। पंजाब में बहुत ही छोटी सी कैबिनेट अभी बनी है, मोहतरमा जनाब मरीम नवाज साहिबा की 16 लोगों की कैबिनेट बनी है। बहुत बड़ा सूबा है, गालिबन बाद में इसमें मजीद इंडक्शंस होंगी। और दूसरी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक 15 लोगों की एक कैबिनेट जो है वो बनी। मरियम नवाज साहबा किस किस्म के पीआर स्टंट्स कर रही हैं एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो मैं भी आपको चंद आपके साथ शेयर करता हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उसको जरूर देखिएगा आप। लेकिन उससे पहले चंद चीज़ों को और मैं जिक्र कर दूं। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता 24 घंटे में जो फैसला किया, जिसका आज मजीद उस पर प्रोग्रेस होनी है, जहां जब ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो सीटें बेसिकली तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी, रिजर्व सीट्स एंड वुमेन सीट्स, वो हवाले कर दी हैं पीपीपी के, पीएमएलएन के। उसको रोका है, उस फैसले को, पेशावर हाई कोर्ट के एक बेंच ने, और बुला लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब जो दिन इस वक्त शुरू हो रहा है, इसमें ईसीपी जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने आएगा, और जहां पर एक लार्जर बेंच जो है वो बनाया जाएगा। अच्छा, भाई लोग, हमारे सारे दोस्तों ने इस पे बहुत ज़्यादा खुशी भी मनाई, एक्साइटमेंट का इजहार भी किया। ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन मुझे बड़ा शक और गुमान है कि जिस किस्म के हालात इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी के हैं, पेशावर हाई कोर्ट कोई सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म शायद रिलीफ ना दे सके, और इलेक्शन कमीशन आके कहेगा जी आप तो एक प्रोविंशियल हाई कोर्ट हैं, ये तो मसला एक बड़ा नेशन वाइड किस्म का है, और वो नहीं उनको फैसला करने देगा। और अगर उन्होंने फैसला कर भी दिया, अपने फैसले को सस्टेन किया भी पेशावर हाई कोर्ट ने, तो अल्लाह काजी फायज ईसा साहब को सलामत रखे। उतना ज़बरदस्त किस्म का जज जो है पाकिस्तान की तारीख में, तो इतना बड़ा चीफ जस्टिस कभी आया ही नहीं है।
लोग अब मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वाले केस में मोहम्मद मुनीर जो है उनको खामखा याद रखते हैं। अब तो कोई 70-80 साल के जो पुराने लोग हैं जिनके माइंड अपडेट हो ही नहीं सकते, बाज़ ऐसे लोग होते हैं इतने बुजुर्ग हो गए होते हैं कि वो नई चीज़ें नहीं सीख सकते। तो अब सिर्फ उन्हीं के मुंह से ये बात अच्छी लगती है जिनकी नई मेमोरी है, नई मेमोरीज उनकी बन नहीं रही हैं, कि जो लोग जिक्र करते रहते हैं कि तमीज़ुद्दीन खान केस और मोहम्मद मुनीर। अदरवाइज मोहम्मद मुनीर साहब की जितनी खसूसियात थी उनको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब का नाम जो है वो जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, दुनिया रहेगी, उस वक्त तक काजी फ़ायज़ ईसा साहब का नाम रहेगा। कि ऐसा यूनिक चीफ जस्टिस जो है वो अल्लाह ताला ने किसी मुल्क को नहीं दिया। ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की खुशकिस्मती थी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जैसी अजीम शख्सियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बनी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट सारी वैसे ही ख़त्म हो गई। अब सिर्फ काजी फ़ायज़ ईसा साहब ही वहाँ पे हैं। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के होते हुए और जिस तरह का उन्होंने पहले बल्ले का फैसला किया था, मुझे नहीं लगता कि ये सीट्स का भी कोई फैसला पेशावर हाई कोर्ट कोई बहुत ज़्यादा मौसर तरीके पे कर सकेगी। इस स्टेज पे मैं आपको एक और छोटा सा टुकड़ा 30 सेकंड का दिखाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो कि पीटीआई ऑफिशियल के यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, लेकिन ये और बात है कि लोग पीटीआई ऑफिशियल के यूट्यूब पे शायद जाते नहीं हैं। वहाँ पर अवैस अहमद साहब जो कभी एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, पंजाब के तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उन्होंने एक 38 मिनट की प्रेस टॉक उनकी है, जिसके शुरू के 1-2 मिनट के अंदर से मैं टुकड़े काट के आपको दिखाता हूँ, जहां वो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद बमुकब्ला नवाज शरीफ में जो फॉर्म 45 के अंदर रद्दोबदल किया गया है, वो किस किस्म का रद्दोबदल किया गया है कि वहां पर सिर्फ एक एक नंबर आगे डाल दिया गया है। ये नवाज शरीफ साहब के जहां एक पोलिंग स्टेशन में 284 वोट थे एक्चुअल फॉर्म 45 में, जो नया फॉर्म 45 ईसीपी ने इशू किया है उसमें वो 1284 हो गए हैं। मैंने आपको पिछला भी जो है मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको मैंने एक स्क्रीन शेयरिंग जो है वो आपके साथ मैंने की थी। 42 पोलिंग स्टेशन में नवाज शरीफ को जिताने के लिए वोट कितने डाले गए? 1,07,077। और 42 पोलिंग स्टेशन में डॉक्टर यास्मीन राशिद को 5,000 वोट मिले। लेकिन यहाँ पर तो इंतहा कर दी गई, और वो इंतहा की कैसे गई? तो मैं एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट वहां से देख के आपको बता रहा हूँ कि इस तरह इस अंदाज में धांधली की गई है। एक पोलिंग स्टेशन था गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बेगम कोट शाहदरा का। यहाँ पे एक्चुअल वोट जो था फॉर्म 45 के मुताबिक वो डॉक्टर यास्मीन राशिद 387, मियां नवाज शरीफ के वहाँ पे वोट जो थे 284 वोट थे। जो वेबसाइट के ऊपर इस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट लगाया गया है वहाँ पे 2 के साथ उन्होंने एक और लगा दिया और 1284 बना दिया उसको। अब आ जाएं दो डेवलपमेंट्स पे जिसका मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था, और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी क्रिटिक ऑफर करनी है जनाब इमरान खान साहब की एक दफ़ा फिर। वो ये कि इमरान खान साहब ने वहाँ तो बहुत इंटेलिजेंट उन्होंने बात की जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं फरवरी के, उसमें लोगों ने May 9 का जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था उसे उन्होंने रद्द कर दिया है। और वहाँ पर उर्दू की एक अबारत जो व्हाट्सअप के ऊपर गर्दिश कर रही है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है कि कैसे लोगों ने लाख लाख 50-50 हज़ार वोट थे, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ कि लाहौर के अंदर, सरगोदा के अंदर, मियाँ वाली में और वो तमाम जगहों पे जहाँ मुख्तलिफ किस्म की जो फौजी तनसीबात थीं, जो सेलिब्रिटी किस्म की तनसीबात थीं जीटी रोड के आगे पीछे, उन पे जहाँ जहाँ हमले हुए थे वहाँ के इलाकों के अंदर कितनी भारी अक्सरियत से पाकिस्तान के लोगों ने उन जमातों को हरा दिया है। 50,000 की सबकत से, 40,000 की सबकत से। एक्चुअल वोट नहीं है ये सबकत है। 1 लाख की सबकत से, 1,80,000 की सबकत से, जैसे मियाँ वाली में है। यानी उन जमातों ने जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के May 9 के बयानिए को सपोर्ट किया था, उनको पाकिस्तान के अवाम ने रद्द कर दिया। इसके बारे में एक बहुत मशहूर किताब है जिसका मैं इमेज आपको दिखाना चाहता हूँ। ये किताब है, इसका नाम है विजडम ऑफ द क्राउड्स। और ये विजडम ऑफ द क्राउड्स जो किताब है ये कहती है कि एक आदमी या चंद लोग जो हैं उनके मुकाबले में जो एक बड़ा मैस होता है, वो जब अपने माइंड को अप्लाई करता है तो वो बेहतर नतीजों के ऊपर पहुंचता है, बिकॉज लोग अपना माइंड अप्लाई करते हैं और वो हकीकत को समझ जाते हैं। तो पाकिस्तान के लोग, इमरान खान बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिस इज वेरी इंटेलिजेंट थिंग जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने इस्टेब्लिशमेंट के May 9 के बयानिए को रद्द कर दिया। लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज इमरान खान ने की है वो उनकी पहली पोजीशन को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, उस पर तजाद है, अपने आप को खुद नेगेट कर रहे हैं जो वो कहते हैं कि जी आप जुडिशियल इंक्वायरी इसके ऊपर करवा लें। इस स्टेज के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी या कमीशन सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, PMLN की रिक्वायरमेंट हो सकती है, PPP की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इमरान खान के तमाम दुश्मनों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बिकॉज आप एक इंक्वायरी और कमीशन क्यों बैठाते हैं? बिकॉज आपने लोगों के सामने हकायक लाने होते हैं। आप कहते हैं कि ये एक रिस्पेक्टेबल कमीशन या बॉडी है, इस नतीजे के ऊपर पहुंचा है
और उसकी आप रिपोर्ट की अहमियत होती है। वो ये तब अहमियत हो जब लोगों को किसी चीज़ की हकीकत ना पता हो। लोग अपना माइंड अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें तमाम हकीकत समझ आ चुकी है कि मई 9 किस किस्म का नाटक था। अब बच्चा बच्चा समझ चुका है इस चीज़ को कि आपने इमरान खान को एक वायलेंट तरीके से गिरफ्तार किया, आपने एक ट्रिगर और स्टिमुलस जनरेट किया, आपको पता था कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्टर्स के अंदर आपने अपने लोग डाल दिए, ये सारी हकीकत वाज़ेह हो चुकी है। इस स्टेज के ऊपर सिर्फ एक जज साहब की कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रख के भाई लोग जो है अपनी मर्जी का एक फैसला तो निकलवा सकते हैं किसी कमीशन से। जुडिशल कमीशन तहरीक इंसाफ की कोई मजीद रिलीफ या कोई सच्चाई यहाँ पे नहीं दे सकेगा। इसी पैराहे के अंदर मैं जिक्र कर दूं उसका, मैंने देखा है कि बाद हमारे दोस्त बड़े एक्साइटेड हैं कि पिलदैत की एक रिपोर्ट आ गई है जो कहती है कि इलेक्शन 2024 जो है उसमें बेकायदगियां, उसका स्कोर बनाया हुआ उन्होंने कहा स्कोर लेस देन 50 है। और 2013, 2018 और 2024 में अगर आप कंपेयर करें तो इलेक्शन जो हुआ है 2024 का, ये सबसे माठा गंदा खराब इलेक्शन था, जिसमें इलेक्शन से पहले भी बड़े मसले थे, इलेक्शन के दिन भी बड़े मसले थे, उसके बाद भी बड़े मसले थे। और वो उन्होंने अच्छा उसको प्रोफेशनली साइड किया, लेकिन लोग इसको गलत समझ रहे हैं। बाज़ लोगों ने ये भी कहा है कि पिलदाद का झुकाव हमेशा पीएमएलएन के साथ था, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट बड़ी अच्छी रिपोर्ट लिख दी है, बड़ी खुशी की बात है, और ये वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। वंस अगेन लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है। जब सूरज निकल आता है, कि मैंने पिछले वीलॉग में आपको कहा था, जब सूरज सवा नेज़े पे आ जाता है, निकल जाता है, तो उस वक्त बहुत सी हकीकतों को डिनाई करने की गुंजाइश नहीं रहती। फिर सड़क पे आपको नाली, सड़क, गीला पानी, आदमी, औरत, गाड़ी, ट्रक खुल के नजर आ रहे होते हैं। इस मौके पे एक इलेक्शन मॉनिटरिंग ग्रुप जो इलेक्शन पे ही काम करता है, उसके लिए ये कहना मुमकिन नहीं था कि 2024 का इलेक्शन को बड़ा साफ सुथरा हो गया है या 2018 की तरह का हो गया है। सारी दुनिया जहान जो बोल रही है, पिलदात ने सिर्फ अपनी जान बचाई है। रिपोर्ट खासी मुनाफिकाना है और कमज़ोर रिपोर्ट है। जब आप उसकी रिकमेंडेशन देखते हैं कि ईसीपी को ये कहा जा रहा है कि आप 180 दिनों में काउंट करें, 180 दिन तो होते हैं 6 महीने, बेसिकली मट्टी पाओ के लिए ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के जरिए एक तरह से प्रोसेस जनरेट करके इलेक्शन कमीशन को रिलीफ यहाँ पे दी जा रही है कि ये बेकायदियां हुई, आप इनकी 180 दिन के अंदर इसको ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें। तो कोई देयर इज नथिंग रेवोल्यूशनरी अबाउट दिस रिपोर्ट। इस किस्म का कोई भी इंस्टीट्यूशन, ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुए तो अब न्यूयॉर्क टाइम्स या कोई और सारे उसकी तारीफ तो नहीं कर सकते थे, उनकी अपनी अपनी कमिटमेंट थी, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो पिलदैत की रिपोर्ट की कोई लंबी चौड़ी अहमियत नहीं है। ये एक कॉम्प्रोमाइज किस्म की रिपोर्ट है, आ गई है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे लोग जिस किस्म के नतीजे निकाल रहे हैं वो खासे मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब है। अब उस चीज़ के ऊपर आ जाऊँ जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। ये कोई लीक्ड वीडियो नहीं है, ये जनाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, उनकी अपनी ही जो पीआर या मीडिया टीम है उसकी इशू किस्म की ये वीडियो है। इस वीडियो को आप देख लें क्विकली। वालेकुम अस्सलाम। अहमद कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अहमद आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, आप क्या करते हो, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं स्कूल पढ़ता हूँ, मैं तो स्कूल में 6 क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं जो नौकरी चाहिए, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। गलियों में इधर बैठा रहता हूँ, बोर होता रहता हूँ, सारा दिन करता रहता हूँ। मैं क्या क्या करूँ, मैं किधर किधर जाऊँ? मैं 7 दिन रो रो के गुजारता हूँ। नहीं लेकिन अभी आप पढ़ रहे हो ना बेटा? 20 साल मेरी उम्र हो चली है, मैं क्या क्या करूँ, मैं किधर किधर जाऊँ? अच्छा मुझे ये बताओ, आपको और कोई चीज चाहिए? नौकरी का मैं अभी इंशाल्लाह कुछ देखती हूँ, बंदोबस्त करती हूँ। मुझे ये बताओ आपने क्या पढ़ा हुआ है? 6 क्लास में पढ़ता हूँ। स्कूल में पढ़ता हूँ। मरियम नवाज जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। अब जब इस वीडियो को आप देखते हैं, इसके टुकड़े को आप देखते हैं, तो आपको समझ आती है कि एक इनवैलिड नौजवान है, अपाहज है, जिसको व्हील चेयर की भी ज़रूरत है, वो रो भी रहा है, और वो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा बहुत ही शफकत, मोहब्बत और प्यार और अंडरस्टैंडिंग के साथ उससे डील कर रही हैं, उसको जॉब दिलाने की कोशिश कर रही हैं। और यूँ मरीम नवाज साहिबा ने, उनकी टीम ये साबित करना चाहती है कि उन्होंने एक हॉटलाइन कायम कर दी है पाकिस्तान के दुखी लोगों के लिए मदद करने के लिए। अब इसमें ये जो इस किस्म का एक यानी बचगाना किस्म का पीआर स्टंट है, इसकी कसूरवार मरीम नवाज साहिबा की टीम नहीं है, इसकी कसूरवार मरीम नवाज नहीं है, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। इसके कसूरवार हम सारे हैं, पाकिस्तानी कौम। क्योंकि हम सारे जो हैं, हमें बच्चों की दुनिया, चंदा मामू और पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान की और स्कूल कॉलेज की और जंग अखबार की जो मुख्तलिफ इदारी है और कहानियाँ, सारे हमारे कॉलम छपते हैं, उनमें हमें क्या बताया गया? उनमें हमें बताया गया है कि जहांगीर बादशाह, जहांगीर जो शहनशाह था, उसने लाहौर के किले के ऊपर एक जंजीरी अदल लटकाई हुई थी। वहाँ लोग आके जंजीरी अदल को हिलाते थे, बादशाह को पता चलता था, बादशाह थोड़ा थोड़ा आता था, और बादशाह जो है वो उनको रिलीफ देने की कोशिश करता था। मैंने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको है ना, मेटा एआई से चंद इमेजेस जनरेट किए हैं जो पाकिस्तानी कौम की माइंड में
मुख्तलिफ खलीफा के एतबार से या बादशाह के एतबार से जो इमेजेस हैं कि बादशाह जो है वो किले की जो है ना मुंडीर या उसकी चौखट के ऊपर या उसकी दीवार के ऊपर अपनी मलिका के साथ टांगे हिला के बैठा हुआ होता था। एक वो इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैंने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा कि बादशाह को दूरबीन भी पकड़ा दें, तो फिर बादशाह दूरबीन से देख रहा है कि कहाँ कोई गरीब लोग मेरे इंसाफ की तलाश में है, तो मैं उनको इंसाफ दूंगा। और इसी तरह से हमें बचपन से बताया गया कि बहुत से खलीफा अमवी दौर में, खिलाफत राशिदा के तो चलें, फिर सेंस होती है कि शहर इतने छोटे थे कि चंद चंद हज़ार लोगों के तो टोटल शहर थे उस ज़माने में। हो सकता है चंद दफ़ा बाज़ खलीफा जो हैं वो रात को वहाँ पे कुछ अरसा ही उन्होंने किया होगा, ये तो नहीं हो सकता कि सारी उम्र ये काम करते रहे हों। लेकिन अगर वो वहाँ पे गश्त करते भी थे रात को मालूम करने के लिए कि रियाया के क्या हालात हैं, तो शहर बहुत छोटे थे उस जमाने में। चंद हजार भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, हो सकता है चंद सौ चंद हजार की आबादी होती हो। और उसके बाद ये कुछ है कि अमवी दौर में या अब्बासी दौर के अंदर भी बाज़ खलीफा अपनी रियाया की खबर रखने के लिए फिरते थे, लेकिन उससे एक बहुत ज़्यादा हाईली रोमांटिसाइज इमेज बन गया। वो भी मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किया आपको दिखाने के लिए। और ये सारी जो बच्चों की दुनिया की कहानियां हैं, इससे हमारे जहन में एक इम्प्रेशन है कि ये भी बादशाह वक्त या जो एक रूलर होता है वो इस किस्म की कोई रिलीफ दे सकता है। असर हाजिर में आपने रिलीफ देनी है थ्रू वेल थॉट आउट प्रैग्मेटिक पॉलिसीज। ये कोई रिलीफ देने के तरीके नहीं है, मरियम का कसूर नहीं है। हमारे जहनों को शादिरों की जो हम चुहियाँ हैं सारी की सारी, हमारे जहनों को इस तरह से ट्रेन किया गया है हमारे लिटरेचर, अदब और किताबों के ज़रिए, हमारे स्कूल से, हमारे कॉलेज से, कि हम इस किस्म की वाहियात चीज़ों के अंदर बिलीव करते हैं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।